जो भी जितना सुन पाएगा। तो वेलकम अंजना मैम। तो पंजाब संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम। आपके साथ आज म्यूजिक की बातें करेंगे, थिएटर की बातें करेंगे, और जो आपका टॉपिक है जो वॉइस ट्रेनिंग के लिए, तो उस पे बातें करेंगे। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। मैं बाकी साथियों को बता दूं कि बंसी कौल सर और अंजना पुरी मैम एक ही घर में रहते हैं, ये मियां बीवी है। तो बहुत सारे बंसी सर के प्लेस का जो म्यूजिक है अंजना मैम ने किया है। तो अभी इन्होंने जो हमारे यहाँ पंजाब में सुल्तानपुर लोधी में बाबा नानक का जो बड़ा लाइट एंड साउंड प्ले हुआ था, वो मैंने लिखा था, बंसी कौल सर ने डायरेक्ट किया था, और अंजना मैम ने उसका पूरा म्यूजिक किया था। बहुत कमाल के शब्द उसमें गुरबानी अंजना मैम ने गाई थी, और बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने खुद बहुत बच्चों के साथ बहुत काम किया है, चिल्ड्रन थिएटर बहुत किया इन्होंने। और बंसी सर के अलावा भी बहुत सारे प्लेज में इन्होंने म्यूजिक किया है। इन्होंने एनएसडी में बहुत सारे प्लेज, उनमें ट्रेनिंग भी दी है। सो मैं चाहूंगा अंजना मैम कि हम लोग आपकी बातें ज्यादा सुने, और उसके आपके जब बोलेंगी थोड़ा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और वो साथ में शेयर करेंगे। जी अंजना मैम। नमस्कार मित्रों। जी उम्मीद है कि सब स्वस्थ हैं। आप आपका परिवार सब घर पे हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं। और बस मैं कहाँ से शुरू करूंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि सुल्तानपुर लोधी का जो शो था उसके मुझे गाने याद नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है ना, मतलब इन द सेंस कि रिकॉर्डेड म्यूजिक बहुत आपको लगता है कि हो जाता है और फिर उसके बाद खत्म हो। उस वक्त हालात भी ऐसे थे, लेकिन इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। आई शुड बी नोइंग वो स्टॉप, लेकिन वो नहीं है। तो लेकिन मैं कुछ और कहीं ना कहीं कुछ गाऊंगी जरूर, बिल्कुल। डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। अच्छा, शुरुआत में थोड़ा सा अपने जस्ट अपना बैकग्राउंड के बारे में कहूँ कि बिल्कुल। माँ मेरी तमिल थी और पिताजी लाहौर के थे, पंजाब के थे। और तो कहीं ना कहीं मुझ में एक गायकी और एक जो सूफियाना जो सोच है, विचार है, वो दोनों का एक संगम में मुझ में है। एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट। और शुरुआत मेरी बिल्कुल 4-5 साल की उम्र से गाना शुरू हुआ। माँ ने पहचाना कि इसमें थोड़ा सुर है तो मुझे डाल दिया म्यूजिक में। और गांधर महाविद्यालय और जितना आपका एकेडमिक्स है, चाहे वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी का भी है, वो सब मैंने म्यूजिक में ही किया। और गुरु शिष्य परंपरा का भी मुझे सौभाग्य मिला सीखने का। सुलोचना बृहस्पति से, रामपुर सदारंग परंपरा की हैं, और सज्जन लाल ब्रह्मट जो ग्वालियर घराने के हैं, और उस्ताद हाशिम महमूद जो अफगानिस्तान के थे। और पंजाब घराने, पटियाला घराने का, लेकिन वो तबला और जो भी उन्होंने मियां कादर बख्श से सीखा। तो मतलब मैं बहुत धनी हूँ इस मामले में। और फिर मुझे ये भी मौका मिला कि मैं जर्मनी गई, वहां मैंने एथनिक म्यूजिकोलॉजी में थोड़ी पढ़ाई करी, और ट्राइबल चांट्स और फोक म्यूजिक दुनिया भर के। तो कहीं ना कहीं वो उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा है। जब मैं लौट के आई तब 93 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया। और चूंकि गायकी पर जोर था हमेशा कि तानपुरे पर हारमोनियम मैंने कभी बजाया नहीं, आज भी नहीं बजाती हूँ। तो तानपुरे का सुर जो है वो अभी भी कान में है। और जब मैं थिएटर में आई तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत ही अलग दुनिया है। और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि वॉइस पर काम किया जाना चाहिए। क्योंकि हम आज भी जब हम वॉइस की बात करते हैं, वॉइस
इज एब्स्ट्रैक्ट, आप उसको देख नहीं सकते हैं। मैं हाथ पकड़ के मैं यूं तो कर सकती हूँ, लेकिन आवाज को नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपके पास टेक्स्ट भी है, तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट इटसेल्फ फिजिकल होता है, लेकिन आवाज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसका फिजिकल प्रोसेस है। आपकी सांस, वोकल कॉर्ड्स, रजिस्टर्स जो आपके शरीर में है, वो सब एक्टिवेट होते हैं, लेकिन आवाज को आप देख नहीं पाते हैं और उस प्रोसेस को भी देख नहीं पाते हैं। तो थिएटर में मुझे लगता है कि अभी जो जिसका क्या कहते हैं, अभी भी हम लोगों के पास म्यूजिक सिखाने के लिए मेथोडोलॉजी नहीं है। हम उसको इक्वेट करते हैं गीत से। हमको लगता है कि गीत गाने से ठीक है, वो भी एक, लेकिन पूरे कैनवस में वो गीत जो है एक बहुत छोटा हिस्सा है। गीत के पीछे क्या है, मतलब अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखती हूँ या गाना सीखती हूँ, तो मैं एक जगह बैठकर सीखती हूँ, और जब मैं एक जगह बैठकर सीखती हूँ तब मेरी आवाज स्थिर होती है, वो हिलती नहीं है। इन द सेंस वो जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो तो एक जगह है, तो इसलिए आवाज में दम होता है। वो जब हम थिएटर में म्यूजिक का क्या कहते हैं की मदद लेते हैं या हम गाते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम किसी को बुलाते हैं जो हमें गाना सिखाए, और उस गाने को हम अप्लाई करते हैं या एक हिस्सा बनाते हैं प्ले का। लेकिन एज अ ट्रेनिंग सिस्टम फॉर म्यूजिक इन थिएटर, वहां मुझे कभी कभी बहुत कमी लगती है। मुझे लगता है कि हम बहुत बार वेस्ट की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनके पास एक मेथोडोलॉजी है, उनके पास मतलब अगर हम थोड़ा सा उसका विश्लेषण करें तो ये है कि वेस्ट में जो आपकी स्पीच की वॉइस है, जो आपकी सिंगिंग की वॉइस है, ये दो अलग अलग, ये अलग है इन द सेंस कि जो ट्रीटमेंट ऑफ द वॉइस है वो अलग हो जाता है। जैसे ही गाते हैं वो एक फॉल्सेटो आ जाता है, हा हा हा, there's a falsetto, so that's why you have the head voice. यहाँ हम हेड वॉइस की बात ही नहीं करते, हम टेपरिंग ऑफ द वॉइस करते हैं। वो ऊपर जाते जाते वो टेप वो पतला हो जाता है। जो जो जिस जिस जो बेस की बात हम करते हैं, वो जब हम कुतुब मीनार को देखते हैं तो लगता है कि यू स्ट्रक्चर है उसका, तो वही वॉइस के साथ भी है कि उसका स्ट्रक्चर यू होता है, लेकिन फॉल्सेटो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो इसीलिए जब हम यदि हम वेस्ट से एक्सरसाइजेस लेते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी आवाज नहीं है। हमारा जो वॉइस कल्चर है वो अलग है। जो जिस 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 सुर में या जिस आवाज से मैं बात करती हूँ, उसी आवाज से मैं गाती भी हूँ। मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, ये मेरी स्पीकिंग आवाज है जो गाती है। इसीलिए जब मैं क्लास लेती हूँ कहीं भी, तो मैं कहती हूँ चलिए एक्सरसाइजेस आपने कौन कौन सी की। तो सबसे पहले वो डायफ्राम पर अपना हाथ लगा डाल रखते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं कहती हूँ भैया वो डायफ्राम कहीं भागेगा थोड़ी, वो तो है अंदर, उसको काहे छू रहे हो, उसको काहे पकड़ रहे हो। सीना बसीना, जो मतलब जो सीने की आवाज है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और क्लासिकल म्यूजिक में आप मतलब जो जो तरीके हैं आवाज को बुलंद करने के लिए, मतलब मेरी गुरु कहती थी कि आपकी आवाज दीवार से टकरा कर वापस आनी चाहिए, इतनी बुलंदी होनी चाहिए आवाज में। और आज भी, और वो कहती थी कि जैसे एक एक पलटा है या एक सरगम है, आ आ ये जो चीज है आप 108 बार करिए। अगर आप माला जपोगे तो 108 की जो मनके हैं वो एक पलटा या एक सट्टा जो है वो 108 बार करिए, वो उससे। और वाकई में मैंने ये ट्राई किया है स्टूडेंट्स के साथ कि आप जस्ट विदाउट ब्रीदिंग एक बार आप सांस लीजिए, उसके बाद देखिए कितनी बार कर सकते हैं आप।
और उससे आवाज में फर्क आता है। तो ये एक हिस्सा है जो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा वापस जाऊंगी, जब मैं थिएटर में आई क्लासिकल म्यूजिक से, तो नेचुरली मेरे पास, मैंने हारमोनियम कभी बजाया नहीं था, आज भी नहीं बजाती हूँ, लेकिन मुझे एक वक्त ऐसा आया जब मुझे कहा गया कि चलिए आप बजाइए, और इनके साथ, क्योंकि जो हारमोनियम बजा रहा था वो था नहीं, वो गया। और 2 दिन बाद हम लोगों का शो था, ये सीढ़ी दर सीढ़ी तुक्के पे तुक्के का। तो उसमें जो है हमें मैं बड़ी असमंजस में पड़ गई, मैं क्या करूं। तब मैंने वो जो लहरा था, ता 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 ना 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 ता ना 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 ना, ये शुरुआत है क्या बात, उसमें। बहुत अच्छा। और तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें बोल डाल दिए, धाते धा धा धा, धागे तेरे किट धाते था, धाते किट तक धाते धाते धा। तो क्या हो रहा था कि एक्टर, क्योंकि रंग दूषक जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पर थिएटर बहुत फिजिकल है, इन द सेंस कि फिजिकल नॉट इन द सेंस ऑफ द फिलोसफी, लेकिन बॉडी आपकी बहुत चलायमान होनी चाहिए। आप गुलाटी खाइए, आप काटवीर खाइए, आप सब कुछ करिए, और साथ में आपको डायलॉग भी बोलना है, साथ में आपको गाना भी है। तो जाने अनजाने में वो शायद मेरी पहली समझ थी कि कैसे आप आवाज, आप आपकी चाल, और आपका मतलब ये जो रिदम, 3 चीजों का, आवाज, मतलब रिदम और बॉडी मूवमेंट, ये 3 चीजें जो हैं वो एक साथ कैसे आती हैं। और वो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम संगीत की बात करते हैं तो हम बहुत बार संगीत को म्यूजिक कहते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन का, लेकिन म्यूजिक में 2 यूनिट्स होती हैं, एक गायन और एक वादन। संगीत में 3 होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। और नृत्य से मतलब होता है मूवमेंट। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि थिएटर एक ऐसी विधा है जो संगीत पर खरा उतरती है। क्योंकि आप गायन, ठीक है, वो एक हिस्सा होता है पूरे कैनवस का, लेकिन जब तक आप गायन को वाचन से, रिदम से, बॉडी की मूवमेंट से पिरोएंगे नहीं, वो जरूरी है, एक गूंथना जरूरी है, और वो गूंथा हुआ मूवमेंट वो एक टोटल मूवमेंट हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ द वॉइस प्लस मूवमेंट ऑफ द बॉडी प्लस मूवमेंट ऑफ रिदम, ये 3 चीजें जब एक साथ हो जाती हैं तो टोटल मूवमेंट, और वही थिएटर में है। तो फिर मुझे लगा कि हम एक जगह, ठीक है, इनिशियली आप एक जगह बैठकर गा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उठना पड़ेगा, और आपको लय, आपकी बॉडी को लय समझना पड़ेगा। कि आप, अगर हम कहते हैं कि जो मैं बहुत बार करती हूँ, कि लय को अगर बॉडी के माध्यम से और आवाज के माध्यम से, दोनों चीजों को समझना चाहिए। लय कॉमन है, लेकिन बॉडी की लय और आवाज की लय में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। तो वो जो है उसमें मैंने फिर जैसे बहुत बेसिक एक्सरसाइज, क्योंकि जब जैसे अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे वो बीएनए हो, चाहे वो कोई इवनिंग ग्रुप हो थिएटर का, क्या होता है कि अनट्रेन्ड वॉइसेस होती है, आप इंस्टिंक्टिवली गाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम थिएटर में कॉस्ट्यूम डिजाइन, स्पेस डिजाइन, आप मेकअप की बात करते हैं, आप हर चीज को सजाते हैं, हर चीज को तराशते हैं, हर चीज को नापते हैं, तो ऐसा गायन या म्यूजिक में क्यों नहीं होता है? वो जो चीज है वो, अब तो और भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यू कैन जस्ट लिफ्ट फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आपको कुछ टेक्स्ट पेश करना है या कुछ करना है,
तो बहुत बार क्या होता है, आप इंटरनेट से ले लेते हैं, ढूंढे ले लेते हैं, या जो जिसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, जब आप बॉलीवुड या किसी फिल्म के गानों की धुन ले लेते हैं और उसमें आप शब्द डाल देते हैं, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट म्यूजिक। यू हैव टू थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि म्यूजिक क्या है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं उस तरह का सिलेबस है म्यूजिक के लिए। गीत गाना एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो सिलेबस नहीं हो सकता है। गीत के पीछे क्या है, कंपोजिंग है, रिदम समझना है। भाई आप चलते चलते गाइए, चलते चलते आलाप करिए, चलते चलते बोलिए, तब तो आपके बॉडी और आपके वॉइस का एक, भाई बॉडी वॉइस एंड स्पेस, ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। जब मैं कहती हूँ स्पेस, तो मुझे ये भी लगता है कि म्यूजिक स्पेस को नापता है, टाइम को मेजर करता है। जैसे एक हमारा एक गाना है, कहन कबीर में नाटक है, तो उसमें कबीर का एक पद है, और मेरे पास उतना ही स्पेस है कि मैं परफॉर्मेंस एरिया का एक चक्कर काट के उस गाने को खत्म करना, और मैं निकल जाती हूँ। तो चाहे वो परफॉर्मेंस स्पेस छोटी हो चाहे बड़ी हो, चक्कर एक ही रहेगा। वो मैं उसको, आई कांट चेंज द ब्लॉकिंग ऑफ द प्ले। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं अगर जैसे सुगवा पिंजरवा छोर भागा, सुगवा पिंजरवा छोर भागा, इस पिंजरे में 10 दरवाजा, इस पिंजरे में 10 दरवाजा, 10 दरवाजा की बरवा लगा, पिंजरवा छोर भागा, सुगवा। क्या बात, बहुत बढ़िया। पिंजरवा छोर भागा, अखियन से नीर बहन लाग्यो, अखियन से नीर बहन लाग्यो, अब कस नाही तू बोलत भागा, पिंजरवा छोर भागा, सुगवा पिंजरवा छोर भागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उड़ गया हंस टूट गया तगा, पिंजरवा क्या बात, बहुत बढ़िया। पिंजरवा छोर भागा। तो ये जब तक मैं विंग्स में आती हूँ तब तक ये वाला हिस्सा होता है। तो चाहे जगह छोटी हो चाहे बड़ी हो, आई हैव नो, बिल्कुल कहीं से भी मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं उस चीज को लंबा करूं या छोटा करूं। तो इसका मतलब जब मैं मेजर की बात करती हूँ, इसका मतलब कि मेरे जो कदम है वो स्पेस को नापती है। बिल्कुल, बहुत सही। तो वो जितना, चाहे मैं कदम मुझे अगर पहले स्थाई में यहाँ से वहां चलना है, तो उसमें मुझे एक स्थाई खत्म करना है, फिर मैं सेकंड, थर्ड एंड आउट। सो मेरे पास वो नहीं है कि एक्सक्यूज नहीं होगा कि मुझे भाई यहाँ कैसे मैं पहुंची हूँ, यहाँ मैं निकल क्यों नहीं गई। तो वो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे बहुत लगता है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपकी आवाज न दिखते हुए भी नापती है। जहां जेस्चर खत्म होता है वहां आवाज उसको आगे ले जाती है। तो इसका मतलब कि आपका जेस्चर, आपका बॉडी, आपकी आवाज एक दूसरे के पूरक होने चाहिए।
और अगर ये है तो इसके पीछे आपके पास एक मेथोडोलॉजी का होना जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूं, देखिए देश बहुत बड़ा है और इलाके बहुत हैं, भाषाएं बहुत हैं। जो पहाड़ों में होता है वो समुद्र में नहीं होता है ना। जो रेगिस्तान में जो चक्कर काटे जा सकते हैं वो पहाड़ों में नहीं काटे जा सकते, इसलिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब कि अगर पहाड़ का कोई थिएटर वर्कर है जो संगीत से जिसे संगीत अच्छा लगता है और उसको सिखाने का शौक है, तो इसका मतलब कि उनका जो तरीका है वो राजस्थान के उससे तो अलग ही होगा। या समुद्र वाले लोगों से, मतलब जो समुद्री तट के जो लोग हैं, चाहे वो वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, वहां भी तो अलग ही होगा। वो उसका उसकी उसकी सोच अलग होती है, भाषा अलग होती है। तो लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मैं जब मैं पीएचडी कर रही थी, मैंने इसी पे किया कि हाउ टू ट्रेन द एक्टर्स वॉइस रिदम एंड मूवमेंट। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस बनाने की कोशिश। एक्चुअली जब मैं रंगमंच मैं हूँ, जब मैं वहां पर मेथोडोलॉजी को देखती थी या इन लोगों का अभ्यास देखती थी, तो मेरे दिमाग में ये जरूर आता था कि भाई अगर शरीर गुलाटी खा सकता है तो क्या आवाज भी गुलाटी खा सकती है? या अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं ये मेरा मूवमेंट है तो इसका मतलब कि एक सिंक्रोनाइजिंग होती है आवाज को और हाथ को लेकर, या आवाज को और बॉडी को लेकर, वो जरूरी है। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस बनाए और मेरी मेरी परीक्षा ये थी कि मैंने 6-7 साल जितने भी साल मैंने फील्ड वर्क किया, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मैं पीएचडी करूंगी, लेकिन मेरे पास एक्सरसाइजेस है तो मैं सब जगह जाती थी, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उदयपुर हो, गुजरात हो, अलग अलग जगहों पे, अलग भाषाओं में, लेकिन मेथोडोलॉजी वही थी। और मेरा पैमाना ये था कि अगर मैं 15 दिन की वर्कशॉप करूं तो 15 दिन की वर्कशॉप के बाद देयर हैज टू बी नॉट अ प्रोडक्शन बट अ प्रेजेंटेशन तो होना जरूरी है, चाहे वो इनफॉर्मल फॉर्मल हो, कथा हो सकती है, एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, कुछ भी। आप उसको आप मतलब अगर स्टूडेंट, देखिए अगर मैं 15 दिन या 21 दिन की वर्कशॉप करती हूँ, मैंने तो बड़ी ईमानदारी से किया, बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से सीखा, लेकिन जैसे ही हम उस फ्रेम से निकलते हैं तो क्या बच्चे उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, उस पर मेरा कोई वो नहीं है, कोई आई कांट कंट्रोल दैट। एनएसडी में या कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, कोई भी कहीं भी, अगर आप क्लासेस लेते हैं, हाउ हाउ डज वन, क्या कहते हैं उसको, हम उसको कैसे, एविडेंस क्या है कि स्टूडेंट उस चीज को कंटिन्यू करता है, क्योंकि वो फिजिकल है नहीं। ड्राइंग फिजिकल है, सेट बनाना फिजिकल है, कॉस्ट्यूम बनाना फिजिकल है, मूवमेंट करना फिजिकल है, लेकिन आवाज की ट्रेनिंग को करना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके या तो कान परिपक्व होने चाहिए, आपको अपना बेसुरापन, अपना सुरीलापन समझ में आना चाहिए कि हम ठीक है कि नहीं है। तो उसको वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से तो कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है मेरे पास मेथोडोलॉजी, इस तरह के मेथोडोलॉजीज को बहुत होने चाहिए, बहुत बहुत होने चाहिए, अलग अलग जगहों से होने चाहिए। और इसलिए वो ये जो 7, 8, 9, 10 साल जो भी थे जब मैंने किया, तो मुझे लगता था कि अगर मैं 21 दिन में कुछ कर सकती हूँ, दैट मीन्स इट्स फाइन, ठीक है, मतलब इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी है एक मेथोडोलॉजी को बनने की। अब मुझे लगता है कि नहीं, वो मेथोडोलॉजी है और मुझे मजा आता है उसको करने में।
तो और ये भी है कि हम एक एक्टर को गायक बनाने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ट्रेन इसलिए करते हैं ताकि उसे ये समझ में आए कि मेरी आवाज इन ट्यून है कि नहीं। अगर मेरी आवाज ऊपर जाती है या नीचे आती है, हमें ये तो समझ में आना कि ऊपर नीचे क्या है। तो ये जो उदात अनुदात स्वरित जो है, नीचे ऊपर और बीच का, वो उस चीज को एक्टर कैसे समझता है। और अगर एक्टर सुर में आते तो क्या बुराई है भाई, कोई बुराई इसी नहीं बात है। पे मैं अंजना जी एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बात कि बीवी कारण जी हमारे साथ म्यूजिक करवाते थे एनएसडी में, तो क्लास लेते थे। तो बहुत सारे एक्टर कहते थे सर हमें तो गाना नहीं आता, तो कारण जी कहते थे आता है, सबको आता है, गाओ। यानी जो आपने अभी बात कही है ना कि एक्टर को आपने सिंगर नहीं बनाना है ना, वो वाली चीज। वो कहते थे आपको उसमें एक रिदम में तो जाना है ना। वो चाहे डायलॉग बोलोगे, चाहे गाओगे, चाहे बॉडी को हिलाओगे, तो उसमें वो चाहिए सारा कुछ। तो ये बिल्कुल वही मुझे कारण जी की बात याद आ गई कि वो कहते थे गाओ, वो एक सुर देते थे कि सब लोग जो बेसुर थे उनको भी बोलते थे गाओ, तुम्हें आता है, गाओ गाओ, वो ऐसे ही बोलते थे और सबसे गवा लेते थे। हाँ नहीं, सही है वो और उससे मजा भी आता है। मैं बहुत बार क्या होता है कि अगर 15-20 बच्चे होते हैं, 2-3 तो जरूर आउट ऑफ ट्यून होते हैं, बेसुरे थोड़े से होते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि सुनो, और मैं उनके साथ फिर उनको मैं पूछती हूँ कि यहाँ जो है वाइब्रेशन होना चाहिए सीने में, एंड दैट इज अ श्योर शॉट। वो इसका मतलब कि वो सुर में आ गया है, वो उसको और उसको खुद समझ में आता है। और इट डजंट टेक मोर देन 2 to 3 days, नॉट मोर देन दैट। तो वो एक कम से कम एक एक खुद की आवाज की पहचान जो है वो बहुत जरूरी होती है। और इस तरह से मैं अच्छा, दूसरी बात ये जैसे शब्द शब्द जो होते हैं, मुझे हमेशा लगता है कि शब्द अगर हम बच्चे को एक आउटलाइन देते हैं, चाहे वो पेड़ का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे सूरज का हो या पहाड़ का हो, तो हम क्या करते हैं, वो आउटलाइन होता है और हम कहते हैं बच्चे से कि उस आउटलाइन को भरो, तो वो अपने हिसाब से उनमें रंग भरता है। शब्द बिल्कुल वैसे हैं, आउटलाइंस होती हैं जिसमें आप रंग भरते हैं अपनी आवाज से। और इसीलिए मुझे एक बहुत अच्छा लगता है जब हम जिनमें कहते हैं निरर्थक शब्द जो होते हैं। शब्द निरर्थक नहीं है, जैसे हम कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते भाई, अगर हम कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो, इट डजंट वर्क। इसे तुम बहुत ही अच्छी हो, अगर हम कहेंगे तुम बहुत ही अच्छी हो, मतलब दो चीजें उलट उलट है ना, दो, क्योंकि हम उसमें मीनिंग खोजते हैं। एक एक्सरसाइज है हमारी जिसमें जैसे डिक्शनरी के शब्द हैं, कंक, कंकट, कंकड़, कंकड़ीला, राइट। इन सब में एक जरूर एक कोई मायना होता है, लेकिन हम उस मायने को हटा देते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ शब्द को लेंगे, कंक, कंकट, कंकड़, कंकड़ीला, कंक, कंकट, कंकड़, कंकड़ीला, कंक, कंकट, कंकड़, कंकड़ीला। तो इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होता है, उसमें एक रिदम आ जाती है, इसमें रिदम आ जाती है। तो इसमें दो चीजें हो सकती है, शरीर उस रिदम को ढूंढता है या आवाज उन शब्दों में रंग भरता है और उसमें एक डायलॉग कर सकते हैं, कंक, कंकड़, कंक, कंकड़, कंक, कंकड़, कंकड़ीला। इट कुड बी एनीथिंग। जैसे हमारा एक प्ले है सौदागर, सौदागर में 3 तिलंगे हैं और वो अमृतसर में हुआ था। जी 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 जी। हाँ। और 3 तिलंगों का एक गाना है, 3 तिलंगे, 3 तिलंगे, हम है 3 तिलंगे, 3 तिलंगे, 3 तिलंगे, हम है 3 तिलंगे, दुनिया वालों की नजरों में हम है 3 लफंगे, दुनिया वालों की नजरों में हम है 3 लफंगे, दिन तिरकड़ा राधा के नते नक दिन दिर की राधा,
दिन तिरक धा धा धागे नते नक दिन तिरक धा धा धा, ये एक हिस्सा है। फिर कहते हैं कि घूरम घूरी घुर घुर घूरी घुरगम घुरगमरी घूगर घूगस घुर घुर घूरी घूर घूर घूरी। अरे घूर घूर के क्या देख रहे हो, हमें वही तिलंगे। तो ये इसमें इसमें मीनिंग नहीं है, लेकिन एक रिदम, सेंस ऑफ रिदम है, एक सेंस ऑफ रिदम है। और स्टार्ट में कहीं ना कहीं अगर हम उसको बाइफरकेट करते हैं या हटाते हैं उस मूवमेंट से, तो उसमें आप एक पूरी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मतलब किसी भी डिक्शनरी को लेकर उसमें से आप जितने आपको शब्द चाहिए आप ले लीजिए और उनको रिपीट करिए। तो क्या होता है, एक जबान जो है वो चलने लगती है, एक एक एक, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो जो जरूरी है। तो तीन चीज होता है, रिदम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमोशन। तो एक चीज तो मैं हर बार कहती हूँ कि अगर मेरी एक एक्सरसाइज है, कोई मुझे 30 साल नहीं देगा। अगर मैंने 5 साल की उम्र से गाना शुरू किया है तो कौन मुझे देगा यार, कोई नहीं देता। तो मैं कहती हूँ कि अगर तीन दिन दे दो, 3 हफ्ते दे दो, बहुत है। लेकिन 3 हफ्तों में मेरे पास माल होना चाहिए उसको देने के लिए। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर मैं कहूंगी कि भाई साल लगाओ तो क्यों साल लगाएगा, उस गायक थोड़ी बनना। सा पहचान में आना चाहिए, वो एक चीज है। या एक की नोट, ऐसा कोई नोट हो जिसमें हम लोग सब इकट्ठे एक सुर पे पहुंचे, वो जरूरी है। और उसको बाद में अगर वो उसको क्या कहते हैं उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसको समझ सकता है, अगर उसको ये समझ में आता है कि हाँ वो एक जो सुर है वो हमारा सा है, तो वहां से रे पर भी जाओगे, ग पे भी जाओगे, म और प सब पे चले जाओगे। तो सीढ़ी है। लेकिन पहला वो कहते हैं ना कि पहला जो स्टेप है वो होना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से एक बार वो हो जाए फिर बाद में सारे धुन धुन सब आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर एक एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन मूवमेंट एंड नॉट रिदम बट अ ट्यून। मान लीजिए मैं कहती हूँ आ आ ये एक धुन हो गई। आ आ so that means that this tune, इसमें एक ऐसी रिदम है जो आपकी बॉडी को चलायमान बनाती है, जो आपकी बॉडी को गति देती है और उस गति को नियंत्रित करती है। तो धुन एक मेजरिंग टेप हो जाता है, आकर्षित है ठीक है, लेकिन साथ ही में वो एक पुट्टे का काम भी करता है। तो अगर मैं मान लीजिए ठीक है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, उसको आधा करते थे आ आ तो मूवमेंट आपकी स्लो हो जाती है, धुन वही है। So that means actually continuously the actor has to measure space and time, and the body and the voice both measure it. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक अगर हम इस तरह के अगर एक्सरसाइजेस बने, चाहे किसी भी प्रांत के हो, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने किया तो तुम भी कर लो। अगर आपके पास वो है मन है करने को, क्योंकि एक्टर को के पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। और ये बच्चे जो आते हैं 19, 20, 21 साल के, दे व्हाई मेक देम सिट एंड डू इट। इससे अच्छा तो उनको चलाओ, उनको कहो कि भाई तुम चलो, रिदम समझो, रिदम में चलो, धुन में चलो। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं ये सोच के चलूं कि पहले मैं लय करवाऊं, फिर मैं सुर करवाऊं, फिर मैं गीत करवाऊं, होता नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है। आपके पास 45 मिनट्स होते हैं एक क्लास के, ठीक है।
और मैम अभी हाँ जी जी दोबारा ये ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। तो अंजना जी हमारे साथ, इधर नीता जी हैं बॉम्बे से, एक्ट्रेस, फिल्म थिएटर, रवि नंदन है, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे, मेरे साथ बहुत सारे प्लेस में म्यूजिक किया है इन्होंने। तो ये पटियाला से इन्होंने एमए म्यूजिक में किया, और इन्होंने और भी बहुत सारा काम किया। सुदेश विंकल है एक्टर, विशु है, ये इधर से चंदा शर्मा है, जगदीप संधू है, डॉक्टर साहब सिंह है चंडीगढ़ से, ये थिएटर है इनका, एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है। सो ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली हम सब लोगों का काम तो थिएटर है, तो म्यूजिक भी है उसमें, है ना। तो जो चीज आप, जैसे मैंने आपसे वो बात एक शेयर की बीवी कारन जी की, तो उसी तरह से एक हमारे साथ आप जानती है भास्कर चंदावरकर जी, तो उन्होंने बहुत थिएटर म्यूजिक में काम किया। तो हमारे साथ प्ले था मदर करेज, कॉनरेड ज़ीड्रिश जर्मन से आए थे, उन्होंने करवाया था। नीता जी आपने भी वो प्ले किया है ना। तो मदर करेज में जब वो मदर करेज की वो बेटी की डेथ होती है, तो अब वो यंग बेटी की डेथ हो गई है, उसका कितना संघर्ष है, वो कैसे उस बेटी को फील कर रही है। तो अब वो उसको मरी हुई बच्ची को गोद में लेके लोरी गानी है उसको, तो वो लोरी कैसे गाएगी उस वक्त उस लाश के पास। तो वो जो भास्कर चंदावरकर जी ने उनको, तो वो हमारी एक्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं गा सकती थी, तो वो मगर डायरेक्टर चाहते थे कि यही गाएगी। तो भास्कर चंदावरकर उसको इतना जबरदस्त वो एक फील दिया एक्सरसाइज के साथ, गाया नहीं उसने, उस लोरी को बोला सारा, लल्ला लल्ला लोरी जो, तो बिल्कुल कोई ट्यून ये वो, मगर इतना उसमें दर्द, इतना वो चेहरा बदल जाता था उस एक्ट्रेस का पूरा। रूपल पटेल ने वो रोल किया था, अभी वो स्टार प्लस की बड़ी बिग स्टार है वो रूपल पटेल, तो उसने वो कैरेक्टर किया था। तो हमें वो कभी भूलता ही नहीं है। यानी सम टाइम जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो इस तरह का कुछ काम कर जाते हैं, इस तरह की धुनें बनाते हैं, इस तरह का वो एक्टर्स को हेल्प करता है म्यूजिक। जैसे हमने कभी हम पिछले 30 सालों से एक नाटक कर रहे हैं लूना, शिव कुमार बटालवी का, तो वो रवि नंदन ने म्यूजिक किया था उसका। तो उसकी धुनें आज तक, वो सिंगर चेंज हो जाते हैं, एक्टर चेंज हो जाते हैं, मगर धुनें वही है, वही हम चेंज कर ही नहीं सकते उसको। तो वो यानी कितना कुछ एक जगह पे बन जाता है। सो इस तरह का मैं चाहता हूं कि आप कुछ और हमारे साथ शेयर करें इस तरह के एक्सपीरियंस, जैसे आपने कबीर जी वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वो कमाल है वो, यानी कमाल, मेरे तो आंसू आ गए सुन के, इतना के जबरदस्त। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, सवाल पूछिए ना। हाँ जी मैडम, मेरा बिल्कुल एक्टर वाला सवाल है। गाने में तो मैं वो नहीं कि क्योंकि वॉइस ट्रेनिंग का, अब जैसे केवल जी ने भी बताया कि वो जो इमोट करके बोलते हैं, तो मेरा ये बड़ा पर्सनल सा है, बहुत बार मेरे साथ ये हो चुका है स्टेज में कि जब आप इमोट कर रहे हैं, मूवमेंट भी साथ कर रहे हैं और साथ में आप लाइंस बोलते हैं, तो चोकिंग हो जाता है। मेरे साथ 2-1 बार तो ऐसा हुआ है कि आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माय बॉडी, मुझे लगा गई बिल्कुल सांस, क्योंकि वो जो इसके लिए कोई वॉइस एक्सरसाइज या समथिंग व्हिच आई डोंट नो इफ आई एम एट द राइट। उसमें जो एक्चुअली मुझे जो पर्सनली लगता है कि जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात होती है, तो whatever phrase, whether it's a text, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो म्यूजिकल फ्रेज हो, आप एक सांस पे कितनी बार उसको बोल सकते हैं। न केवल खड़े होते वो ठीक है, वो एक चीज है, लेकिन when you start walking, बहुत बार क्या होता है कि जो मैं फर्स्ट जो इनिशियल एक्सरसाइज में कराती हूँ, जस्ट एक सुर पे चलो, और सुर हिलना नहीं चाहिए, सुर को स्थिर रहना चाहिए। तो क्या होता है, यू सडनली रियलाइज कि आपका जो पूरा बॉडी है उसका वेट कहाँ जाता है, हील्स पे जाता है। जब हील्स पे जाता है, व्हेन यू वॉक,
आई मीन पंजा तो है, अगर आपके पास अगर पंजा नहीं है तो आप खड़े नहीं हो सकते। हम कहते तो जरूर हैं कि रीढ़ की हड्डी हमें सीधे रखती है, लेकिन वो पंजा पैर का अगर ना हो तो आप खड़े नहीं हो सकते। और वो जो जब हम चलते हैं तो हमारा स्वाभाविक रूप से वेट जो पड़ता है या जोर जो पड़ता है वो हील पे पड़ता है, पंजे पे नहीं पड़ता है, हील पे पड़ता है। और बैलेंस जब हम करते हैं तो पंजे और एड़ी का जो बैलेंस होता है वो अगर बैलेंस्ड हो तो आपकी आवाज स्थिर हो, आपका डायफ्राम, आपकी नाभि सब खिंच जाते हैं अंदर, ठीक है। और यही चीज अगर हम एक धुन तक कोई भी जो आपको धुन अच्छी लगती है उसको अगर आप गाइए, सुनिए और उसके साथ चलिए, अपने गाने को सुनिए, अपना गाना सुनिए, अपना सुर सुनिए और चलिए उसके साथ, तो उसके साथ क्या होता है कि अपने आप वो स्थिरता आती है। लेकिन जोर से गाना ये कुछ चीजें हैं। और बेसिकली आई सपोज आई डोंट नो इट्स ब्रेथ कंट्रोल की प्रॉब्लम है कि क्या है, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ब्रेथ कंट्रोल के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो गायकी में है ही। अगर हम नहीं, मैं अगर थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं जहाँ पे सिंस वी टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग, तो क्या रहता है कि जब कैरेक्टर उस मोड में है ना, जैसे ये वाला पूरा अपना रह रहा है ना कि सांस चढ़ रहा है, ये वो उसके अंदर इमोट करके आप लाइंस भी बोल रहे हैं, तो जो है वो होते होते वो ऐसा चोकिंग होता है बिकॉज यू आर सो वर्कड अप, आपका सांस जो है यू आर एक्टिंग दैट वे कि पूरा ये वाला जो करते करते ना, फिर उसमें जाके जब आप बोलते हैं तो मतलब it has happened multiple times, so I just thought maybe some exercise which could don't know, because I suppose till one doesn't do something, okay so, yeah, one can talk about it of course, yeah. but तो उसको करना जरूरी है। और ये आप ट्राई कर सकते हैं, if it works out, I don't know, I have no idea. I mean, one can work this out when one is together and in front of each other. Okay. Thank you कोई और भी क्वेश्चन करो, कोई और भी कोई क्वेश्चन? देविंदर जी, जगदीप, कोई साहब सिंह, कोई क्वेश्चन? सुदेश, तेजिंदर भी है हमारे साथ, कोई क्वेश्चन? अंजना जी नमस्कार, आई एम डॉक्टर किंगरा। अंजना जी, एक मेरी प्रॉब्लम है कि आपने जो भी बताया है उसमें आपने रिदम की बात की है और स्पेस की बात की है, एक्टर की वॉइस की बात की है, वोकल कॉर्ड्स की बात की है। मेरे को एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि व्हाई डू इट इज नेसेसरी दैट एवरी टाइम वी हैव टू परफॉर्म द म्यूजिक इन द सेंस ऑफ रिदम, व्हाई नॉट इन स्ट्रिंग एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स? ये कहाँ पे ये है? When I say rhythm, I do not mean rhythm. I mean the rhythm of the body. जी. Right. For me, yeah. जब मैं क्लास लेती हूँ या जब मैं वर्कशॉप लेती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। मैं कहती हूँ एक्टर और स्पेस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे ढोलक चाहिए, ना मुझे हारमोनियम चाहिए, ना मुझे कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहचानना जरूरी है कि हम लोग में सब में रिदम है, चाहे वो नफ्स हो, चाहे वो दिल की धड़कन हो, चाहे वो कदम की चाल हो, राइट, चाहे वो ब्रीदिंग। तो इन सब में रिदम है। दो तरह की रिदम होती है। एक रिदम जो आपको दिखती है, जो फिजिकल होती है। एक रिदम ऐसी है जो आपको यू डोंट इवन नो व्हेन अ चाइल्ड ग्रोस, आपको ये नहीं पता है कि पौधा कब बड़ा हो जाता है। आपको ये एहसास होता है रोशनी की वजह से कि दिन कब ढलता है और दिन कब, सूरज कब उगता है। लेकिन वो एक टाइम साइकिल है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। तो therefore measuring space and time through the rhythm of the body, the string, अगर मैं मुझसे पूछिए तो मैं कहती हूँ कि the human body is a complete instrument. It moves, it sings, it has rhythm,
टॉक्स, इट वॉक्स, सब करता है। हमें उसे कंट्रोल करना है और हमें उसे समझना है। अगर हम समझ गए तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो उस सेंस में मैं रिदम की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी आवाज कहाँ तक पहुंचती है, कहाँ तक पहुंचनी चाहिए और कितनी देर में पहुंचनी चाहिए। अगर मुझे डायगनली चलना है अप लेफ्ट से डाउन राइट तक, तो आई शुड बी एबल टू मेजर दैट स्पेस with my eyes, and that will be followed by the voice. The voice should be able to express what I have measured with my eyes, right? Yeah. So that in that sense, Vidhan, in that sense, measurement. Thank you. मैम एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ। I think I'm muted. हाँ नहीं आ रही आवाज आ रही। अच्छा मैंने लेट ज्वाइन किया। अगर इसका जवाब पहले हो चुका है तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा। मैम हम एक्टर्स ना, मेरा ख्याल है हर एक एक्टर के साथ होता है कि कई बार जब हम डायलॉग बोलते हैं तो हमारे डायरेक्टर्स कहते हैं कि भाई तेरी हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो तू खा रहा है, कि मतलब तू लाइन के एंड तक नहीं पहुंच पा रहा, कि जो हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो तू खा रहा है, वो क्लियर नहीं जा रहा। ये मैंने सुना, अपने डायरेक्टर से सुना है और एक्टर्स को भी ये सुनते हुए मैंने देखा है कि भाई लास्ट वर्ड क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। क्या आप कहते हो कि भाई लास्ट वर्ड आप खा रहे हो, कि आप मूड में हो, अपनी तरफ से बहुत मूड में हो, आप अच्छे इमोट अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो लास्ट वर्ड है उसकी प्रोजेक्शन मर रही है, वो ऑडियंस तक जाएगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या, हमें कोई एक्सरसाइज या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये मेरे साथ मैं भी इस चीज को बहुत क्या कहते हैं, मुझे मालूम है कि होता है, क्योंकि हमारे जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक अगर सेंटेंस है, मुझे घर जाना है, फुल स्टॉप, मुझे घर जाना है, वो आप खा जाते हो, है ना, यही बात कह रहे हो ना। तो ये जो चीज है आपको खुद सुनाई देना चाहिए आप क्या कह रहे हो। मुझे घर जाना है that see the comma and the full stop in a sentence is very important, कि आवाज कब ऊंची जाती है और कब नीची जाती है, वो बहुत जरूरी है। आपको आप वो एक पॉइंट होता है जहां आवाज अपने आप डिप कर जाती है, और वो मेरे ख्याल से वो तब होता है जब एक सोच खत्म होती है। मुझे बाजार जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी माँ वहां बैठी है, तो मुझे घर जाना है क्योंकि कुछ हो रहा है। तो ए और ए में फर्क है। वो जरूरी। बिल्कुल, बहुत सही। सॉरी टू इंटरप्ट। एक ना मैम, एक रामगोपाल बजाज जी ने इसके लिए हमें एक बहुत बढ़िया सिखाया था कि जो गांव के स्कूलों में या पहले सभी स्कूलों में पहले जमाने में होता था कि वो का खा गा या नंबर्स जो है वो बोलते थे, टेबल्स बोलते थे। So he gave us that example कि you now recite that again for this good speech. तो वो भी एक डॉक्टर साहब से भी वो एक बढ़िया एक्सरसाइज है। ये किंगरा जी ने जो कहा ना, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग जब बचपन में ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा लास्ट वाला हा कक्का कक्का गग्गा का गंगिंगा ऐसी तो ये एक्सरसाइज, ये मैं सबसे पहले मैं पूछती हूँ बच्चों से कि भैया अपना जरा वर्णमाला सुनाओ, तो नहीं सुना पाते, ABCD हो जाता है। एग्जैक्टली, नहीं, वो भूल जाते हैं, उनको नहीं याद रहता है। इसमें ना और एक जो हमारे ना मुहारनी होती है पंजाबी में जी, वो मुहारनी शब्द का उच्चारण और उसको लय में उच्चारने के लिए वो बहुत बढ़िया काम आती है। जो बच्चे बचपन में मुहारनी अच्छी तरह उच्चार लेते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया होती है। वो बहुत काउंट करती है उसको सुर में शब्द को बोलना है। बिल्कुल।
ਬਿਲਕੁਲ। ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੰਕਲ। ਹਾਂ अपना अनम्यूट करो। हाँ जी सर, आ रही है आवाज? हाँ ਹੁਣ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਈ। गुड इवनिंग मैम, अंजना मैम गुड इवनिंग, सारे ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं भी अमृतसर में मैम थिएटर करता हूँ, तो हम हर रोज रिहर्सल्स नहीं करते। रिहर्सल्स हम तभी करते हैं जब हमारा नाटक होता है, और जब कभी जैसे मैंने 2 महीने बाद कोई नाटक किया या महीने बाद कोई नाटक किया, तो कोई बड़ा कैरेक्टर मिल गया, उसमें बहुत ज्यादा जोर लग रहा है आवाज को, तो हर बार रिहर्सल में 4-5 दिन आवाज के कारण हम थक जाते हैं। तो कोई ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसा है जिससे हम हर रोज, जैसे हम ओम करते हैं डेली, लेकिन वो इतना लाउड नहीं करते कि हमारी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो सके, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हो जिससे हम थके ना तब? ओम जो करते हो ना, क्या है कि अगर हम घड़ी को देखें और हम अपनी सांस रोकते हैं, तो साइलेंटली सांस रोकना बहुत आसान होता है। जैसे ही आप उच्चारण करते हैं, चाहे आ, ओ, ई, जो भी ओम जो भी आप करते हैं, हुम करते हैं, तो भी आपका जैसे आवाज, आपके वोकल कॉर्ड्स जहां पर एक्टिवेट होते हैं, वो समय छोटा हो जाता है। राइट? तो हमारा मकसद ये है कि हमें या हमारा एम ये होना चाहिए कि जितना हम साइलेंटली सांस रोक सकते हैं, उतना ही आवाज देकर भी सांस रोकना चाहिए। और जब हम ओमकार करते हैं, ओम भरते हैं, तो चलना चाहिए, चलकर करिए। एक जगह बैठकर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप स्टेज पर बैठकर काम नहीं करते हैं, आप चलकर काम करते हैं, आप मूव करते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, तो तब आपकी आवाज है। आप सिर्फ ओम करके, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत आसान है, आसान तो नहीं है, लेकिन करके देखिए कि ओम भरिए और चलिए। राइट? सेकंड टाइम जब आप ओम करोगे, अच्छा 3 बार करिए। एक ओम खड़े होकर, राइट, टाइम देखना। फिर दूसरी बार जब आप चलकर करोगे, तब आप फिर से टाइम देखना, और ईमानदारी से जहां आपकी सांस बंद हो जाए वहां पर आप रोक दीजिए, छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप जब आप क्या कहते हैं उसको, खड़े होकर, चलकर और बैठकर चलना, बैठकर चलिए और ओम करना। ठीक है? तो 3 चीजें आप रोज करोगे तो आपकी आवाज खुद ब खुद सही हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਦ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਰ? ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਮ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ऑफ स्टेज स्टेज कंपेयरर। तो उस दिन भी बात हुई थी कि कॉलेजेस में देयर शुड बी ए सब्जेक्ट ऑफ थिएटर, स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो हमें एक मेन प्रॉब्लम जो आ रही है कि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टीचर्स इन द कॉलेजेस। So how do we need to train these lecturers in the colleges to conduct a stage or to compare or to perform like this? क्या करना चाहिए? हमें रख लो। कोरोना ने सानू वेलिया करता, तो ही मैनू भी रख लो नौकरी दे दियो। पता की मैडम दी जेकर साडे कोले इस किस्म दे टीचर भी नाल होण तां दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ। ਨੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਲੈਟ ਮੀ नो इफ आई कैन, आई वुड लव टू। थैंक यू अंजना मैम, आप जब भी अंजना मैडम दी वर्कशॉप की गल कर रही थी जी, सॉरी। बिल्कुल, मैं भी वही करने लगा कि अंजना मैम आप जब भी नेक्स्ट वर्कशॉप करेंगी कहीं भी थिएटर म्यूजिक की,
तो नीता जी उसमें आएंगी, मैं भी आना चाहूंगा उसमें, तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करिए। अगर आप कहीं हमें नहीं बुलाएंगी तो हम अमृतसर में वर्कशॉप रख लेंगे आपकी, तो आप यहाँ आ जाइए। This is the best idea, sir. मैनू माड़ा जा इन्फॉर्म कर दो जे मैं भज जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। तो अंजना मैम, अभी हमारा टाइम क्योंकि 6 बज चुके हैं, मगर अभी जाते जाते हमें वो कबीर जी वाला जो आपने वो सर्कल लेती है, एक बार वो सुना के उस पे मैं एक टप्पा सुनाऊंगी। जितना गाया था उतना ही गाना, जितना पहले गाया था। क्या बात है, क्या बात है। मेरी परीक्षा ले रहा है। नहीं यार, प्लीज। सुगवा पिंजरवा छोर भागा, सुगवा पिंजरवा छोर भागा, इस पिंजरे में 10 दरवाजा, इस पिंजरे में 10 दरवाजा, 10 दरवाजा की बरवा लगा, पिंजरवा छोर भागा। पिंजरवा छोर भागा, अखियन से नीर बहन लाग्यो, अखियन से नीर बहन लाग्यो, अब कस नाही तू बोलत भागा, पिंजरवा छोर भागा। पिंजरवा छोर भागा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उड़ गयो हंस टूट गयो तगा, पिंजरवा छोर भागा, सुगवा पिंजरवा छोर भागा, पिंजरवा छोर भागा। क्या बात है, जय हो जय हो, क्या बात है। गुड, सल्यूट टू यू, और थैंक्स टू कोरोना के इस तरह के लोगों के, इस बात के लिए कोरोना को थैंक्स कहेंगे, ये मौका दिया कि ऐसे लोगों का इतना एक्सपीरियंस। और अब पहले दिन से जैसे हमने शुरू किया 21 से, हर रोज एक नया एक्सपीरियंस, और इतने बड़े दिग्गज लोग, नई चीजें सुनने को मिल रही हैं, और जो एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए, जो बातें बताई हैं, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी रेयर बातें हैं, बहुत कुछ हमने सीखा है। बहुत शुक्रिया मैम। मैं पंजाब संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से आपका, सब दोस्तों का, और कल हम फिर मिलेंगे 5 से 6 बजे। कल हम जो टीवी नाटक है, दूरदर्शन टेलीविजन का नाटक है, उस पे हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर लखविंदर जौहल, उसकी हिस्ट्री को लेके, उसके क्या क्या प्रोसेस वो सारा रहा, तो वो एक पड़ाव जो है उस पे हम कल 5 से 6 बजे बात करेंगे। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, कल मिलते हैं। बहुत शुक्रिया अंजना मैम। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।